प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। अपन सभी जानते हैं कि भारत में जनसंख्या बाहुल्य देश होने के कारण से एवं पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के मध्य में संघर्ष होने के कारण से मूल रूप से सदैव से संघर्ष चलते रहे हैं। यहाँ के उद्योगपतियों ने, यहाँ के प्रबंधकों ने या यहाँ के नियोजकों ने श्रमिकों की मजदूरी का बहुत ही कम भुगतान किया। तो भारत सरकार द्वारा सन 1944 में एक श्रमिक जांच समिति का गठन किया गया और उसको ये निर्देश दिए गए कि जो देश के विभिन्न भागों में जो उद्योग संचालित है उनमें श्रमिकों की मजदूरी और उनके द्वारा उपार्जित आय का अध्ययन किया जाए। तो इस समिति के द्वारा जो श्रमिक जांच समिति गठित हुई, इसने बहुत इसका अध्ययन किया और फिर ये पाया कि जो देश के प्रमुख उद्योग धंधे हैं, जो प्रमुख औद्योगिक घराने हैं, उनके द्वारा संचालित जो उद्योग है उसमें भी उन्होंने ये देखा कि जो न्यूनतम मजदूरी है वो बहुत ही कम दी गई तथा श्रमिकों की मजदूरी में सुधार लाने के लिए प्रमुख औद्योगिक घरानों ने या प्रमुख प्रधान उद्योगों द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी प्रकार से इसलिए भारत ने स्थायी श्रम समिति तथा श्रम सम्मेलन में देश के कुछ उद्योगों और नियोजनों को कानूनी तौर पर मजदूरी नियत करने के प्रश्न पर 1943 और सन 1944 में विस्तार से विचार विमर्श किए। ये जो 1943 और 1944 में जो समिति और सम्मेलन, इन दोनों ने जो कुछ निष्कर्ष, जो कुछ अपनी अनुशंसाएं न्यूनतम मजदूरी को तय करने के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत की, भारत सरकार ने इन्हीं अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया, जो देश में उसी वर्ष लागू कर दिया गया। अर्थात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को 1948 में ही देश में इसका कानून बनाया गया और उसको 1948 में लागू किया गया। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। आज अपन जो इसमें जो प्रमुख परिभाषाएं दी गई है उनकी अपन बातचीत करते हैं। सबसे अपन जो बातचीत करते हैं वो बातचीत करेंगे वो है मजदूरी, कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में मजदूरी किसको माना गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी का अभिप्राय ऐसे सभी पारिश्रमिक से है जिसे मुद्रा में अभिव्यक्त किया जा सकता है तथा जो नियोजन का संविदा की शर्तों को पूरी करने पर नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन या उसके द्वारा किए जाने वाले काम के लिए देय होता है। मजदूरी में आवासीय भत्ता सम्मिलित होता है। अर्थात इस परिभाषा का अगर अपन विश्लेषण करें तो ऐसा कोई भी पारिश्रमिक, ऐसा कोई भी रेमुनरेशन जिसको अपन मॉनेटरी में, जिसको अपन मनी में, जिसको अपन रुपयों में अगर अपन उसको बता सकते हैं तो ऐसा सारा पारिश्रमिक मजदूरी की श्रेणी में आएगा। ये जो पारिश्रमिक है वो एक श्रमिक को जब मिलेगा जब उसके नियोजक ने उसको जो कार्य या जो शर्तें उसको बताई है उसको वो पूरा करेगा और उसके बदले में उसको ये प्राप्त होगा। इस मजदूरी में जो एचआरए है वो सम्मिलित होता है, लेकिन मजदूरी में निम्नांकित बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाएगा। एक ये आवास, गृह, प्रकाश और जल की आपूर्ति तथा चिकित्सीय देखभाल का मूल्य। अगर किसी कर्मचारी को कोई अकोमोडेशन उपलब्ध करवाया गया है, लाइट है, वाटर की सप्लाई है और अगर उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का उसको दिखाया जा रहा था, उसका कोई मूल्य है तो वो इसमें शामिल नहीं है। इसी प्रकार समुचित सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपवर्जित किसी अन्य सुख सुविधा या सेवा का मूल्य। फिर नियोजक द्वारा किसी पेंशन निधि, भविष्य निधि या किसी सामाजिक बीमा योजना के अंतर्गत दिया गया अंशदान, जैसे पीएफ है, पेंशन है, एनपीएस है, ईएसआई है, अगर इनमें कोई दिया गया तो वो। फिर यात्रा भत्ता या यात्रा रियायत का मूल्य, जो ट्रेवलिंग अलाउंसेज है वो उसमें शामिल नहीं माना जाएगा। फिर नियोजन की प्रकृति के कारण किसी नियोजित व्यक्ति को विशेष खर्च के लिए दी जाने वाली राशि, जैसे किसी को हिल स्टेशन पे अपॉइंट कर दिया तो उसको कोई अलग से कोई राशि दी जा रही है विशेष खर्चे के लिए, वहाँ सर्दी से बचने के लिए, तो वो एक अलग प्रकार का है तो वो इसमें नहीं हो। इसी प्रकार उसको उसकी जो सेवा मुक्ति पर जो उसको ग्रेच्युटी जो भुगतान दिया जाएगा वो भी उसकी मजदूरी में शामिल नहीं माना जाएगा। तो इन 6 बिंदुओं को छोड़ करके एक्ट के अनुसार
बाकी की चीज़ें जिनको अपन मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो मजदूरी में मानी जाएगी। अब अपन बातचीत करेंगे कि ये एक्ट कर्मचारी किसको मानता है। इस एक्ट के अनुसार कर्मचारी का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में कोई काम करने के लिए भाड़े पर या पारिश्रमिक पर नियोजित है जिसमें मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी है। कर्मचारी की श्रेणी में ऐसा बाहरी कर्मचारी भी सम्मिलित होता है जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके व्यवसाय या व्यापार को बनाने, उसको साफ करने, धोने, बदलने, पूरा करने, मरम्मत करने, अनुकूलित करने या अन्य प्रकार से विक्रय करने हेतु या उसको प्रोसेसिंग करने के लिए किसी वस्तु या सामग्री दी जाती है, चाहे वह प्रक्रिया बाहरी कर्मकार के घर पर या अन्य परिसरों में चलाई जाती हो। कर्मचारी की श्रेणी में ऐसे कर्मचारी भी शामिल है जिसे समुचित सरकार ने कर्मचारी घोषित किया हो, लेकिन इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य शामिल नहीं होगा। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसको एक नियोक्ता ने एक निश्चित समय में किराए पर या पारिश्रमिक पर नियोजित किया है, वो किसी प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग कर सकता है, उसकी रिपेयरिंग कर सकता है, उसको बदल सकता है, उसको डेकोरेटिव कर सकता है और अपने घर पे उस काम को कर सकता है। उपक्रम के कर्मचारी जो मालिक है उसके स्पेस में कर सकता है, या सरकार ने किसी को कोई कर्मचारी घोषित कर दिया हो तो वो इसमें शामिल आएंगे। किंतु इसके अंतर्गत जो अपने सशस्त्र बल के मेंबर होते हैं वो इसके कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल नहीं माने जाएंगे। फिर है इसमें तीसरी परिभाषा इसमें जो अपन पढ़ेंगे वह है समुचित सरकार की। समुचित सरकार का तात्पर्य इसमें है केंद्र सरकार या रेल प्रशासन के प्राधिकार द्वारा या अधीन चलाए गए किसी अनुसूचित नियोजन के संबंध में किसी भवन, तेल क्षेत्र या महापतन या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम के संबंध में केंद्रीय सरकार तथा अन्य अनुसूचित नियोजन के संबंध में राज्य सरकार। कहने का तात्पर्य केवल इसमें यही है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये समुचित सरकार के रूप में इसमें मानी जाती है। फिर अपन जानना चाहेंगे कि इसमें नियोजक किसको माना गया। तो अधिनियम में नियोजक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से लगाया गया है जो या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने किसी अन्य व्यक्ति के लिए या अधिक कर्मचारियों को किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में नियोजित करता है जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें इस अधिनियम के तहत तय की जा चुकी है। नियोजक के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखाना का प्रबंधक। अनुसूचित नियोजन में सरकार के नियंत्रण के अधीन वह व्यक्ति या प्राधिकारी जिससे सरकार ने कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियुक्त किया है। जहां इस प्रकार के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है वहां विभागाध्यक्ष को ही नियोजक माना जाएगा। नंबर 3, किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन ऐसा व्यक्ति जिससे कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया हो। अगर वहां इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है तो उस स्थानीय प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को नियोजक समझा जाएगा। तथा नंबर 4, अन्य स्थितियों में ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए या मजदूरी देने के लिए स्वामी के प्रति उत्तरदायी हो वो इसका नियोजक माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है इसमें नियोजकों को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला वो जो कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार उस कारखाने का मैनेजर है, उसको मैनेज करता है, उसको चलाता है, उसका प्रबंध करता है। नंबर 2, कोई भी ऐसा सरकार के नियंत्रण में वो व्यक्ति जिसका सरकार ने सुपरविजन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए अगर सरकार ने उसको अपॉइंट किया है तो वो माना जाएगा, और अगर सरकार ने अपॉइंट नहीं किया तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माना जाएगा। फिर तीसरा व्यक्ति कोई स्थानीय प्राधिकारी होता है, अगर उसने कोई कर्मचारियों को सुपरविजन के लिए और कंट्रोल के लिए किया है तो वो माना जाएगा, अगर वो नहीं किया गया है तो लोकल वो माना जाएगा। इसी प्रकार से जो मजदूरी देने के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति होता है अन्य स्थितियों में वो व्यक्ति इसका माना जाएगा। अब अपन बात करेंगे कि इसका एक्सपांशन क्या है, इसका विस्तार क्या है। अधिनियम के अनुसूची से उन नियोजकों का उल्लेख है जिनमें करने वाले श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी है। प्रारंभ में अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 में सम्मिलित नियोजन थे ऊनी गलीचे या दुसाने बनने वाले प्रतिष्ठान, धान कुट्टी, आटा मिल, दाल मिल, तंबाकू का विनिर्माण, बागान, सिनकोना, रबर, चाय, कहवा, तेल मिल, स्थानीय प्राधिकार, पत्थर तोड़ने या फोड़ने के काम, सड़कों का निर्माण या अनुरक्षण, भवन
लाख का कार्य करने वाले, अभ्रक का कार्य करने वाले, सार्वजनिक मोटर परिवहन, चर्म रंगाईशाला, चर्म विनिर्माण आदि सब लोगों के कार्य इसमें शामिल किए गए थे। अब अधिनियम के अनुसूची के भाग 2 में जो नियोजन है उसमें कृषि या किसी प्रकार के कृषि कर्म में नियोजन, जिसमें जमीन की खेती या उसे जोतना, दुग्ध उद्योग, किसी बागवानी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना, काटना, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, किसी किसान द्वारा किसी कृषि क्षेत्र पर कृषि कर्म संक्रियाओं के आनुषंगिक या उसे नियोजित कार्य, कृषि पैदावार को बाजार को तैयार करने के लिए, भंडारण करने के लिए, बाजार में ढोने के कार्य भी इसमें शामिल होते हैं। अर्थात इन जगह पर भी ये जो है, इस जो अपना एक्ट है इसका इसमें विस्तार हुआ है। अब कल अपन इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो न्यूनतम मजदूरी का कैसे नियतन किया जाता है, उसका कैसे निर्धारण किया जाएगा, इसका किस प्रकार से ये बात की जाएगी, ये अपन कल चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल मेंबर।